आज हम आपको सिखाएंगे सोलर पैनल इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है 10 किलोवाट का और कितनी बिजली बनाएगा ये भी हम आपको 100% प्रूफ के साथ में दिखाएंगे। जैसे कि स्ट्रक्चर कैसे लगाते हैं, पैनल को नीचे से ऊपर लाने का तरीका क्या है और ऊपर लाने के बाद किस तरह से मेज़र किया जाता है, मेज़र करने के बाद स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर बनने के बाद पैनल को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, पूरा सिस्टम समझाने वाले हैं। इन्वर्टर्स वगैरह कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वायरिंग कैसे की जाती है, कंप्लीटली प्रोसेस दिखाएंगे। एचडीपी वायरिंग, डीसीडीपी वायरिंग, कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे। और मेरे साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था इस सोलर पैनल में, वह भी आपको डिटेल के अंदर वीडियो के अंदर समझाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये सोलर पैनल का पहला दिन है, 2 यूनिट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब 27 दिन के बाद देखेंगे। अरे भाई साहब, देख के आपको हैरानी हो सकती है। और सोलर इंजीनियर कुमार सौरभ भाई से मैंने क्यों व्हाट्सएप में बात की। वो ये प्लांट लगा और कितनी बिजली बचा रहा है एक दिन में? एक दिन के अंदर ये प्लांट बचा रहा है। सेविंग कितनी कर ली आपने? शेविंग करीबन हो गई। मतलब बिजली बिल का आपको पैसा नहीं दे रहे? मैं वो भी किस्तों में भी मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, किस्तों में मिल जाएगा। चलिए, तो जुनेद भाई बताइए, ये प्लांट आपको कैसा लगा? प्लांट बिजली बच तो रही है ना? चलिए ठीक है। 10 किलोवाट सोलर सिस्टम में मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। तो साइट पे आ चुकी है सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और कुछ वायरिंग्स और स्ट्रक्चर के कुछ सामान। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। 18 पैनल आ चुके हैं। इसकी पूरी टेस्टिंग वगैरह भी हम आपको अभी कम्प्लीटली दिखाने वाले हैं। इसको इंस्टॉलेशन करने से पहले मैं टेस्टिंग भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी स्ट्रक्चर के जो लेग्स होते हैं, यानी कि जो पाइप्स होते हैं, जीआई पाइप्स होते हैं, हेवी वाले होते हैं, तो इनको सबसे पहले उतारा जाता है। फिर उतारने के बाद हम यहाँ इन्वर्टर जो देख सकते हैं, ल्यूमिनस का इन्वर्टर है और ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। ठीक है ना, यानी बिजली रहेगी तब ये वर्क फुल होता है। 3 फेज़ का है, 10 किलोवाट्स का है। कुछ अर्थिंग के सामान है, यानी कि 3 अर्थिंग होती है सोलर सिस्टम के अंदर। और यहाँ पर कुछ कॉपर की रॉड्स होते हैं और कुछ सामान होते हैं और 3 फेज़ की इसमें वायरिंग भी इंक्लूड होती है। तो ये है हमारे पास पूरे सामान, और जिसमें अर्थिंग का, इन्वर्टर का, वायरिंग का और सारा स्ट्रक्चर का स्क्रू वगैरह सब है इसके अंदर। अब एक एक करके हम इन पैनल्स को बाहर निकालेंगे, क्योंकि पैनल को आराम से एकदम सावधानी से निकाला जाता है। एक और बात बता दूं, पैनल के ऊपर चढ़ना या फिर पैनल को अजीब तरीके से धक्का देना, तो इससे क्या है, माइनर क्रैक्स आ जाते हैं। यानी कि पैनल के अंदर जो सेल्स होते हैं ये लगे हुए हैं, तो इनके अंदर माइनर क्रैक आ जाते हैं। हमको दिखता नहीं है वो चीज़, बट माइनर क्रैक से क्या होता है कि हमारे प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है कि माइनर क्रैक्स भी क्या होता है सोलर पैनल के अंदर। जी हाँ, कोई लोग तो पैनल के ऊपर चढ़ के इस तरह सफाई करते हैं, पैनल के ऊपर खड़े होकर चलते हैं, तो ये तरीका एकदम सही नहीं है। ठीक है ना, तो हमने जो पैनल्स मंगवाए हैं वो 18 पैनल है। 18 पैनल है और ये बाईफिशियल सोलर पैनल है और 2 कनेक्टर है और एक टेक्निकल स्टिकर है जिसके बारे में अभी बताता हूँ। यह एक पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टर है और यहाँ पे 550 वोल्ट का सोलर पैनल है, 42 वोल्टेज आउटपुट, 13.10 एम्पियर इसका आउटपुट है। ठीक है ना, अब इसका जो टेस्टिंग है वो दिखाता हूँ मैं, लाइव टेस्टिंग कितने एम्पियर बना रहा है फ्रंट साइड से और बैक साइड से। ठीक है, ऑब्वियसली मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने पैनल को हटा दिया है और यहाँ पे फ्रंट साइड से पहले हम 1 एम्पियर का टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट एम्पियर होगा तो ये करेक्ट, थोड़ा बहुत करेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करते हैं तो अप्रॉक्स 11 एम्पियर देखने को मिल रहा है, 11 एम्पियर, तो ऑलमोस्ट 10 या 9 एम्पियर आ रहे हैं। शॉर्ट सर्किट में ज़्यादा एम्पियर दिखाता है। ठीक है, 10 एम्पियर अप्रॉक्स मान के चलते हैं इस चीज़ को। अब ये फ्रंट से तो मैंने एम्पियर चेक कर लिया, अब पीछे से भी ये बिजली प्रोडक्शन करता है। और आपको पता है पीछे फुल धूप तो होती नहीं है, लेकिन मैं फुल धूप में ही टेस्ट करने वाला हूँ, तो ओबियसली ज़्यादा ही एम्पियर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंट से तो मैंने 10 एम्पियर देख लिया है। अब बैक से जो है आप देख सकते हैं 8 एम्पियर आ रहे हैं। इसका मतलब 4-5 एम्पियर तो आ ही रहे हैं बैक साइड से। ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट एम्पियर है। लेकिन पैनल होता है ज़मीन की साइड में,
तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1 या 2 एम्पियर ही हमें प्रोवाइड करेगा ये बैक साइड से, 1 या 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये पीछे से हमें 9 एम्पियर शो करवा रहा है, बट होता नहीं है ऑब्वियसली। ओके, तो 1-2 एम्पियर और 10 एम्पियर यानी 12-13 एम्पियर के अप्रॉक्स ये टोटल कैलकुलेशन होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 46-45 वोल्टेज बैक साइड से आ रहा है, यानी कि नीचे से वोल्टेज दिखा रहा है। ऑब्वियसली ये तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपस में पैरेलल ही होते हैं, अंदर से कनेक्टर जो है इनके पैरेलल ही होते हैं, तो वोल्टेज सिमिलर टाइप की ही होंगे, ठीक है ना। और ये भी देखो फ्रंट से 47 वोल्टेज आ रहे हैं। ये जो डाटा आपको मिला है ये 3 बजे का है विंटर सीजन का, ठीक है। तो चलिए अब इस पैनल वगैरह को हम रख देते हैं और इंस्टॉलेशन प्रोसेस जानते हैं। इंस्टॉलेशन से पहले पैनल का साइज़ मापा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 इंचेस इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। चौड़ाई इसकी 45 इंचेस है, ओके। और अब इसकी जो लंबाई होती है ना वह भी नापा जाता है। इसके हिसाब से स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली इसकी लंबाई जो है 90 इंचेस की है, 90 इंच की इसकी लंबाई है। तो इस हिसाब से स्ट्रक्चर जो है बनाया जाता है। चलिए, स्ट्रक्चर की लेग्स बनाने के लिए यहाँ पर वेल्डिंग के माध्यम से नीचे एक लोहे की प्लेट को ऐड किया जा रहा है। ऑब्वियसली कर सकते हैं, मगर जीआई का एक प्लेट भी आता है नीचे रेडीमेड बना हुआ, वह भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल लेग बनाया जाता है। पीछे का जो लेग है वो लंबा होता है और आगे का जो लेग है वो नीचे होता है। इससे डिग्री के हिसाब से पैनल को सेटअप किया जाता है। जैसे कि 45 डिग्री कितना झुका हुआ है पैनल, उस हिसाब से। सर्दी में सन क्या है थोड़ा डाउन होता है, गर्मी में सन ऊपर होता है, तो उस हिसाब से दोनों का मेज़र देख के पैनल को सेटअप किया जाता है। वैसे गर्मी के हिसाब से ज़्यादातर सेटअप किया जाता है सोलर पैनल को, ना कि सर्दी के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पर ड्रिलिंग वगैरह करके फर्स्ट लेग जो है इनकी दीवार के अंदर ही आ रहा है, तो दीवार के अंदर फर्स्ट लेग इसका लगेगा पीछे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर फास्टनर की मदद से इसको टाइट किया जाता है। अच्छा और बेहतरीन फास्टनर आपको यूज़ लेना पड़ेगा ताकि 25 साल तक इसका स्ट्रक्चर मजबूती से टिका रहे, ठीक है। 25 साल तक स्ट्रक्चर मजबूती से टिका रहना चाहिए। उस हिसाब से फास्टनर वगैरह भी हमें बढ़िया चॉइस करना चाहिए। अब यहाँ पे एक लेग जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से सेट हो गया। देखो, स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप कितने बाई कितने का पैनल सेटअप कर रहे हो ये देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे केस में 9x2 यानी कि 2 पैनल ऊपर नीचे होंगे और 9 पैनल इस तरह चौड़े होंगे। तो 9 पैनल का जितनी चौड़ाई है, 9 पैनल जितने बिछेंगे उतना साइज का चौड़ाई में हम जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पे 4 लेग्स बनेंगे, ठीक है। 2 लेग्स लग गए, तीसरा लेग्स ज़मीन के अंदर लगेगा। और ज़मीन के अंदर लगाने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बता दूं। देखो, 2 लेग्स यहाँ पे लग गए, तीसरा लेग यहाँ पे लगेगा। जब हम लेग्स लगाते हैं उस दौरान जब हम होल निकालते हैं तो यहाँ लगा हुआ है मार्बल। अब मार्बल के अंदर क्या होता है, हल्की सी नॉर्मल टाइप का सीमेंट वगैरह होता है जिससे पकड़ ज़्यादा मजबूत नहीं होती। तो क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन के अंदर, अगर छत पे मार्बल लगा हुआ है तो मार्बल लगा हुआ है तो आपको ये काम करना चाहिए, इसको तोड़ देना चाहिए। तोड़ने के बाद जो आपकी छत ढलाई की हुई होती है यानी कि आरसीसी जो होती है वह आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे कि हम यहाँ पे मार्बल को तोड़कर उस आरसीसी को निकाल रहे हैं। तो आरसीसी जब निकल जाती है तो उस जगह फास्टनर ठोकना ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्बल में ठोक देते तो हवा चलती, तेज़ विंड आती तो पैनल को उखाड़ के फेंक देती। लेकिन जब छत के अंदर यानी कि जो आरसीसी उसके अंदर कसा जाएगा इसका स्क्रू, तो बिल्कुल भी ये हिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके की मजबूती आपको देखनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं ये प्लेट यहाँ पर कसने की तैयारी में है। अब यहाँ पर कैसे कसना है, देखो यहाँ पर अब 4 होल करने हैं आपको उस प्लेट के हिसाब से, और जैसा फास्टनर है उस हिसाब से हमें होल निकालना है, ठीक है। तो 4 होल यहाँ पर सेटअप होंगे। तो ये हमारा जो खुदाई हो रही है ना, ये आरसीसी के अंदर हो रही है। तो आरसीसी के अंदर ज़्यादा बेहतर होता है फास्टनर वगैरह लगाना,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले 4 होल निकाल देने हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का स्ट्रक्चर ही होता है। जो ये आप फास्टनर देख रहे हैं ये बहुत ही हेवी है और इस फास्टनर को जितना आप ठोकोगे उतना टाइट होगा, समझ रहे हो। जितना आप हथौड़ा मारोगे उतना ही ये ज़्यादा पकड़ेगा, ठीक है ना, अंदर जाके। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो मिट्टी अंदर घुसी हुई है वो भी निकाल दे, ताकि इसके अंदर जगह पूरी हमें स्पेस फुल मिल सके हमारे फास्टनर को, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो एक केमिकल्स भी लगाया जाएगा। इस केमिकल की हेल्प से ये पकड़ लेगा स्क्रू को। वैसे तो कोई इतना ज़रूरत नहीं है मगर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे थोड़ा छत की जो लीकेजिंग है वो भी ख़त्म हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे केमिकल लगा करके अब थोड़ा थोड़ा पहले इसको ठोकेंगे और जब ये नीचे जाके टिक जाएगा, यानी कि जितना होल निकाला वहाँ टिक जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगा। मैंने अभी आपको कहा जितना आप इसको मारोगे उतना ही मजबूत होगा अंदर से, ठीक है। तो इस तरह से चारों जो नट है यानी 4 फास्टनर हैं इसको अच्छे तरीके से ठोक दें, मजबूती से इसको टाइट कर दें, ठीक है। तो इस तरह से ठोकने से ज़्यादा मजबूत होता है। तो इस हिसाब से ही इसको डिज़ाइन किया गया है फास्टनर को, ठीक है। जब चारों फास्टनर ठुक जाएंगे तो उसके आगे का प्रोसेस भी दिखाएंगे, मगर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे सोलर इंस्टॉलर से 3-4 गलतियाँ हो चुकी है। ओबियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि सोलर इंस्टॉलेशन वाले गलतियाँ करे हैं, इनका जो हेड होता है वह गलतियाँ करवा देता है, जैसे कॉस्ट कटिंग करना, ये सब कुछ करना। ये अब सोलर इंस्टॉलर्स की गलती नहीं होती है, ऑब्वियसली उनको जैसा बोला जाएगा वैसा ही करते हैं भाई सोलर इंस्टॉलेशन। ऐसा तो है नहीं कि वो सोलर इंस्टॉलेशन वाले अपनी मर्जी से गलत काम कर रहे हैं, नहीं, उनको गलती करवाई जा रही है, उनसे गलत काम करवाया जा रहा है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने सोलर इंजीनियर यानी कुमार सौरभ से मैंने बात की थी, हमारे भाई हैं वो, और उन्होंने भी बताया, उनको मैंने इमेजेस वगैरह भेजी तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो देखो पीछे के 4 लेग्स तो लग गए हैं, यानी कि हाइट में होते हैं। अब जो आगे के लेग्स होते हैं ना वो छोटी यानी थोड़े नीचे वाले हिस्से होते हैं, यानी कि पीछे के लेग बड़े होते हैं, आगे के लेग छोटे होते हैं। इससे पैनल का झुकाव हो जाता है। अब झुकाव 45 डिग्री कितना आपके एरिया के अनुसार होता है, तो आगे का लेग्स भी उसी प्रोसीजर पे काम करेगा। जैसे कि ये वाला लेग है तो अब इस लेग को यहाँ ज़मीन के अंदर सही तरीके से गाड़ा जाएगा। तो देख सकते हैं 4 लेग्स पीछे की तरफ ये इंस्टॉल हो चुके हैं, 2 दीवार में और 2 छत में, ठीक है ना। अब इसके जस्ट आगे ही 4 लेग और लगेंगे, जिससे कि 2-2 पैनल की सेटअप होगी, यानी कि ऊपर और नीचे 2 पैनल लगेंगे और ऊपर की तरफ पूरा 9 पैनल लगे, 9-9-18 यानी 18 पैनल इंस्टॉल होंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये आगे के लेग्स भी बिल्कुल उसी तरीके से ही सेटअप होंगे और छत जो है ना उसी छत के अंदर यहाँ पे ड्रिलिंग करके फास्टनर वगैरह कस के इसको भी अच्छे से टाइट किया जाएगा। बहुत सारे लोग स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं दिखाते हैं सही तरीके से, जबकि स्ट्रक्चर सबसे मेन पार्ट होता है सोलर पैनल का। तो स्ट्रक्चर दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है हर कंडीशन में, क्योंकि इसीलिए ये लॉन्ग वीडियो बन गई है, क्योंकि स्ट्रक्चर का काम सबसे ज़्यादा इसके अंदर दिखाया गया है। तो देख सकते हैं आगे और पीछे का लेग बिल्कुल सेंटर में आमने सामने होना चाहिए, जिससे पैनल्स जो है अच्छे तरीके से फिटिंग सेटअप हो जाए। और जितने भी लेग्स हैं उन सभी लेग्स को एकदम सेंटर में रखना है, मतलब एकदम सीधा इस तरीके से, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, इस तरह से सीधा रखोगे तो एकदम परफेक्टली पैनल भी फिटिंग होंगे, परफेक्टली काम भी होगा। और जितने भी ज़मीन में लेग्स लगे हुए हैं उन सभी के स्क्रू को फुल्ली टाइट कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर कंक्रीट भरी जाएगी तो फिर बाद में ये टाइट होगा नहीं, पहले से ही आप इसको टाइट कर दीजिए। तो भाई आप देख सकते हैं पूरे लेग कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 4 पीछे के लेग 4 आगे के लेग पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं दिखाता हूँ लेग किस तरह से नज़र आने चाहिए। देख सकते हैं चारों लेग देखो आपस में सेंटर में नज़र आ रहे हैं, ये भी यहाँ से भी सेंटर में नज़र आ रहे हैं। इस तरह से तो दिखाई देने ही चाहिए। और इस तरफ से अगर देखें तो दोनों ये लेग जो है ना बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, यहाँ भी इस साइड में भी आमने सामने होना चाहिए। इससे जो आप पाइप्स लगाओगे ऊपर की तरफ
पैनल एकदम परफेक्टली फिटिंग होंगे, टेढ़े मेढ़े इस तरह फिटिंग नहीं होंगे। तो इस वजह से इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल कीजिए, सेंटर होना चाहिए हर चीज़ का। तो चलिए अब हम इसका साइज़ मापते हैं। तो एक लेग से दूसरे लेग पर देख सकते हैं 140 इंचेस, ठीक है। अब दूसरे लेग से तीसरे लेग पर देखेंगे तो 120 इंचेस के अप्रॉक्स पहुंच जाता है, 120 इंचेस, ठीक है। और इस लेग से लास्ट वाले लेग तक अगर हम पहुँचें तो 111 इंचेस। तो इनका टोटल देखें तो 31 फीट यानी 31 फीट अराउंड ये चौड़ाई हुई है इसकी। तो पैनल का साइज़ कैसे होगा, यहाँ पर इसमें देखें तो 45 इंचेस आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 405 इंचेस बन रहे हैं, यानी कि 33.75 फीट चौड़ाई होगी पूरे पैनल को अगर बिछाएं। अब आगे से पीछे का जो साइज है 100 इंचेस आ रहे हैं, यानी कि 8.3 फीट के आसपास। अब पैनल की बात करें तो यहाँ पर 90 इंचेस आ रहे हैं, तो 90 इंचेस का हिसाब से देखें 7.5 फीट का ये पैनल है। अब आप कहेंगे कि दो पैनल का तो एरिया बना ही नहीं, दो पैनल का कैसे बनेगा, क्योंकि आगे की तरफ पैनल लटकेगा, पीछे की तरफ पैनल लटकेगा, तो उस हिसाब से दोनों का एडजस्टमेंट हो जाता है। अब देखो ये जो लेंथ बनाई जाएगी इस पाइप की, तो ये 9 पैनल लगेंगे, उस हिसाब से उसका साइज बनेगा लेंथ यानी लंबाई। अब देखो दोनों लेग जो होते हैं, आगे पीछे के सारे लेग बराबर मात्रा में होने चाहिए। देखो लेवल से यहाँ पे जांचा जा रहा है, तो ये इतना सा कटेगा, अभी फ़िलहाल एडवांस में कटिंग होगी, ठीक है। इनको पता नहीं था कि यहाँ नीचे मार्बल लगा हुआ है, तो ज़मीन में खड्डा करने के बाद लेग्स ऊपर नीचे हो गए थे, ठीक है। तो अब हम वर्टिकल पाइप पहले हम लगाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ झुकाव करके लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे, ओके। और वेल्डिंग करने के बाद ये टिक जाता है। ओबियसली मैंने इनको पूछा था कि भाई वेल्डिंग 25 साल चल तो जाएगी, क्योंकि हल्की फुल्की हवा चलेगी ना, तो पैनल हल्के फुल्के हिलते ही हिलते हैं, चाहे कुछ भी करो। तो हिलने से क्या है कि आपको भी पता है लोहा थोड़ा थोड़ा वेल्ट होता है और टूट जाता है भविष्य में। तो ये दिक्कत तो नहीं आई, इन्होंने कहा नहीं आएगी। मैंने इनको कहा नीचे एक पत्ती, एल टाइप की पत्ती सेटअप कर दो, इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, लगा दो भाई। तो आप देख सकते हैं वर्टिकल पाइप्स तो हमने लगा दिए हैं, यानी कि आगे के लेग्स और पीछे के लेग्स को आपस में मिला दिया है, कनेक्टर हो चुके हैं। और इसका झुकाव करीब 45 डिग्री के आसपास होता है, 40-45 के आसपास। अब हॉरिजॉन्टल पाइप्स लगाएंगे, ठीक है, यानी कि पूरे जितने भी लेग्स हैं उन सभी को आपस में कनेक्ट करेंगे। और इसका साइज 9 पैनल के हिसाब से हुआ, यानी 45 इंचेस का एक पैनल है, तो उसका लेंथ कितना बन रहा है 9 पैनल को अगर बिछाएं तो उतना लंबा ये पाइप बनाया गया है और ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा आता है, आगे की तरफ एक्स्ट्रा है, पीछे की तरफ एक्स्ट्रा है, पैनल आगे लटकेगा, नीचे की तरफ लटकेगा, तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे भी वेल्डिंग का उपयोग करके यहाँ पे पूरा एक पाइप सेट किया गया है। तो इस तरह के 4 पाइप, यानी इस तरह के 4 पाइप सेट करेंगे, यानी सिंगल पैनल के लिए 2 पाइप सेट करते हैं, फिर एक और पैनल के लिए 2 पाइप सेट करते हैं, यानी कि इनके स्क्रू कसने के लिए ये वाले लेग्स लगाए जाते हैं, इसी के ऊपर स्क्रू कसे जाते हैं हमारे पैनल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 3 पाइप इंस्टॉल कर दिए, ये चौथा पाइप इंस्टॉल कर दिए, तो चारों पाइप्स हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। तो अब आप देख सकते हैं अभी 90% हमारा जो स्ट्रक्चर है ना कंप्लीट हो चुका है, ये देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अब इसके ऊपर जो है ना पैनल्स वगैरह इंस्टॉल होने के लिए 100% रेडी है। और कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंदर बने रहें। अब देखो चैलेंजिंग भरा काम ये भी होता है कि पैनल को नीचे से ऊपर कैसे पहुंचाए। हालांकि आप रस्सी से खींच भी सकते हैं, बट यहाँ पे सीढ़ियों के अंदर लाना बहुत बड़ी बात होती है। और इतने बड़े बड़े पैनल्स जो होते हैं, 7.5 फीट का पैनल होता है, कई कई घर में तो जगह ही नहीं होती है, तो ऊपर लाना पॉसिबल ही नहीं होता है, तो नीचे से ही खींच करके ऊपर लाया जाता है पैनल्स को। अब पैनल्स को क्या है, टेढ़ा मेढ़ा कर नहीं सकते और आड़ा टेढ़ा नहीं कर सकते, इससे माइनर क्रैक्स आ जाते हैं पैनल्स में और प्रोडक्शन में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। तो ये देख सकते हैं भाई पूरे पैनल्स जो है ना एक एक करके सावधानी से ऊपर पहुंचाया जाता है, जिससे कोई नुकसान ना हो पैनल्स का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सावधानी बरती जाती है।
ओके, तो यहाँ पे पूरा पैनल्स रख दिए हैं। चलो सेल्स की गिनती करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो इस तरह लगे हुए हैं और 6 उस तरह लगे हुए हैं। तो कम से कम 72 सेल्स एक हाफ पैनल के अंदर 72 सेल्स हैं, यानी हाफ कट पैनल इसको बोला जाता है। यानी पीछे से नीचे से अलग और आगे से अलग। तो यहाँ पे जो बस बार हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस बार इसके अंदर लगे हुए हैं। जितने ज़्यादा बस बार होंगे उतना ही बढ़िया प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। यानी कि इसके अंदर 2 पैनल सेटअप हैं, यानी 144 या 144 सेल इसके अंदर है। आगे की तरफ भी उतने ही बस बार हैं जितने पीछे की तरफ हैं। तो ऑब्वियसली बाइफेशियल पैनल है तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ बराबर बस बार नज़र आते हैं। ये हाफ कट पैनल है। हाफ कट कैसे काम करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक पूरा सेल होता है, पूरे सेल को आधे हिस्से में काट दिया जाता है। अब ये आधा हिस्सा कैसे काम आता है, इसको उठा करके आधे हिस्से को आगे की तरफ लगा दिया जाता है, जिससे एक पैनल में 2 पैनल बन जाते हैं। इसको हाफ कट पैनल बोला जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आधे पैनल पे धूप आ जाती है तो उसका प्रोडक्शन 50% चालू ही रहता है, मतलब एनर्जी लॉस नहीं करता। और इसके पीछे वाइट शीट नहीं होती है क्योंकि ये बाइफेशियल है। और इसके पीछे वाइट शीट ना होने का कारण ये है कि इसके नीचे धूप अगर जाएगी तो वह धूप टकरा के ज़मीन के वापस से बैक साइड में बिजली जनरेट करेगी। तो चलो एक पैनल का तो 45 इंचेस इसका चौड़ाई है और इसका जो लंबाई है ना पैनल्स का वो 90 इंचेस का है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर आगे दिखाया है। स्ट्रक्चर बनाते समय इन 2 पार्ट का काफ़ी अच्छे तरीके से हमें ख्याल करना पड़ता है कि हमें कितना पैनल ऊपर नीचे लगा रहे हैं। यानी कि हमारे केस में 9x2 का पैनल लग रहा है, यानी कि 9 पैनल चौड़े और 2 पैनल ऊपर नीचे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये एक पैनल को हम सेटअप कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से ये नज़र आता है। पीछे से लटक रहा है ना और आगे से लटकेगा तो ये आधा आधा पैनल काम करेगा आगे से और नीचे से। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा सेटअप कंप्लीट। एक पैनल को कसने के लिए यहाँ पे कुछ स्क्रू की आवश्यकता होती है, जैसे कि इसका ये एल टाइप का स्क्रू आता है, इससे हम यहाँ पे स्क्रू कसेंगे। ऑब्वियसली ये वाले स्क्रू भी आते हैं और ये स्ट्रक्चर आजकल मार्केट में ये ओल्ड स्ट्रक्चर है। वैसे स्ट्रक्चर आजकल बहुत ही यूनिक तरीके के आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर आ रहे हैं, वह भी लगा सकते हो। ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो यार स्ट्रक्चर के अंदर सीढ़ियाँ बनाई जा रही है, ऊपर जा सकते हैं, नीचे, पूरा एक अलग ही तरीके का बनाया जा रहा है। थोड़ा कॉस्टली हो जाता है वो मामला, वो तो एक अलग बात हो जाती है। मगर आपकी इच्छा हो, आप लगाना चाहते हो इस तरह का स्ट्रक्चर तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ 9 पैनल लगेंगे, 9 पैनल ऊपर की तरफ, 9 पैनल नीचे की तरफ, 9 9 18 पैनल हो गए। 550 वॉट का एक पैनल है तो ऑब्वियसली कितने वॉट का सिस्टम हुआ, 550 मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 से तो 9900 वाट, यानी अप्रोक्स 10 किलो वाट कंपनी क्लेम कर रही है। ओबियसली 10 किलोवाट है नहीं पूरा। तो स्क्रू आप देख सकते हैं इस टाइप का स्क्रू यहाँ पे कसा जा रहा है। चलिए, तो अब यहाँ पर आगे का प्रोसेस हम जानते हैं कि भाई वायरिंग वगैरह सब कुछ देखेंगे, तो वीडियो में बने रहे। पैनल के बीच बीच में थोड़ी सी जगह होनी चाहिए और इसका रीज़न ये है विंड, यानी विंड पार होनी चाहिए। अगर ये आपस में भिड़े रहें तो एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे स्ट्रक्चर को नुकसान होगा, पैनल उखड़ के भग सकते हैं। तो सभी पैनल को सावधानी से ऊपर रखिए आराम से, और आराम से रखने के बाद सावधानी से इसका स्क्रू भी कसिए। बहुत बार क्या होता है, लंबा स्क्रू हो जाता है जिससे ग्लास टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। इसका ऊपर का जो ग्लास होता है ना वो, तो स्क्रू भी शॉर्ट साइज का ही होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लास को टच नहीं होना चाहिए वरना दिक्कत हो सकती है। और अब यहाँ पर जितने भी पैनल्स हैं हमने ऊपर की तरफ के सभी लगा दिए 9। अब नीचे की तरफ के 9 जितने भी पैनल 9 हैं वो सारे लगा देंगे। ठीक है, तो हल्की हल्की जगह छोड़ेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया विंड की वजह से, यानी हवा जो पार होती है तो सही रहेगा, अगर पार नहीं होती है तो प्रेशर बनेगा और पैनल्स उखड़ के फिक जाएंगे। काफ़ी टाइम हो चुका है। अब ये लास्ट पैनल जो है हम यहाँ पे लगा रहे हैं, फिर इसके बाद वायरिंग बताएंगे।
तो वायरिंग करने से पहले हमारे पास है 10 किलोवाट के पैनल्स। अब 10 किलोवाट के पैनल को सीरीज किया जाएगा। अब दिमाग की बात तो ये है कि सीरीज कितने स्ट्रिंग की जाती है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि एक पैनल का नेगेटिव दूसरे पैनल का पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। यानी अगर सिंगल स्ट्रिंग बनाते हैं तो 2 वायर बचते हैं लास्ट में, डबल स्ट्रिंग है तो 4 वायर। 10 किलोवाट के पैनल को सीरीज करके ये डीसी इन आउट है, यानी सिंगल डीसी डीबी बॉक्स है, जो कि गलत है। और मैंने कंपनी वालों को कहा था, यहाँ पे भी ये गलती हो गई। एसीडीबी तो ठीक है, डीसीडीबी के अंदर काफ़ी कॉस्ट कटिंग वाला मामला मुझे नज़र आ रहा है, तो इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। चलिए इन्वर्टर अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इन्वर्टर ऑब्वियसली सिंक्रोनाइजिंग इन्वर्टर कहा जाता है, ये इन्वर्टर होता नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ सिंक्रोनाइजिंग इन्वर्टर है और ये ग्रिड के अंदर कनेक्ट होता है डायरेक्टली और ग्रिड को सप्लाई देने में हेल्प करता है, उसकी पल्सेस मैच करता है और जितना पावर हम जनरेशन करते हैं वो पूरा ग्रिड को दे देता है। इन्वर्टर के टेक्निकल चार्ट की बात करें तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है और मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज की बात करें 600 वोल्ट से लेके 1100 वोल्ट इसके ऊपर दे सकते हैं। और एमपीपीटी वोल्टेज रेंज की बात करें तो यहाँ पे 1000 वोल्ट से लेके 160 वोल्टेज पर ये ऑपरेटेड करेगा। और मैक्सिमम करंट की बात करें तो ये इसके अंदर डबल एमपीपीटी लगा हुआ है, तो एक स्ट्रिंग के ऊपर 16 एम्पियर का लोड दे सकते हैं, तो इसके अंदर डबल स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। तो डबल स्ट्रिंग ऐड करने का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे सिंगल लगा हुआ है स्ट्रिंग से वायरिंग वगैरह की कॉस्ट कटिंग काफ़ी हद तक हो जाती है। और यहाँ पे पार्टी मेरे अंडर में है, पर्सनली मेरी पार्टी थी, तो मुझे चाहिए कि मैं बेस्ट काम करवाऊँ। तो आगे देखते जाइए वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं डबल एमपीपीटी, यहाँ पे कनेक्टर देखने को मिल रहे हैं, तो इसके अंदर 2 एमपीपीटी ऐड कर सकते हैं, यानी डबल स्ट्रिंग आप इसके अंदर लगा सकते हो। यहाँ पे एसी इन और एक कुछ स्विच होता है, बस और कुछ नहीं है। तो आगे की तरफ देखें तो 3-4 स्विच होते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। इन्वर्टर को पैनल के नीचे ही इंस्टॉल किया जा रहा है और ये होता है डीसी वायर। तो सबसे मेन बचत डीसी वायर से ही की जाती है। यदि अगर एक स्ट्रिंग लगता है तो एक स्ट्रिंग में तो कम ही वायर लगेगा, डबल स्ट्रिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा वायर लग जाता है, तो कम वायर लगाने के चक्कर में पैसा तो बचेगा ही ना। तो इसके बारे में भी आपको आगे समझाएंगे। और अब देखो पूरे पैनल 18 पैनल को सीरीज करके लास्ट में नेगेटिव पॉजिटिव बचता है और ये इन्वर्टर से आ रहे हैं 2 नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों कनेक्ट होंगे और ये सिंगल स्ट्रिंग के, और इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा फ्यूज़ है, एक एसपीडी है और एक कनेक्टर है, बस कोई ज़्यादा नहीं है। और ये 3 फेज़ कनेक्टर है, इन्वर्टर के साथ आता है। और ये है एसीडीबी बॉक्स है, इसके अंदर भी 3 फेज़ का कनेक्शन किया जाएगा। इसके अंदर भी एमसीबी है और एक एसपीडी है और कनेक्टर है। चलो इसमें तो चलेगा। ये कनेक्टर इन्वर्टर में कनेक्ट हो गया। अब इसका वायर कैसे कनेक्ट होगा इसके अंदर एसीडीबी के अंदर, तो आप देख सकते हैं एसीडीबी के अंदर 3 फेज़ होते हैं, तो यहाँ पे 3 फेज़ और एक न्यूट्रल होता है, अर्थ अलग होता है। तो इन सभी वायर को हम डायरेक्टली एसीडीबी के अंदर कनेक्ट करेंगे। ऑन ग्रिड इन्वर्टर उस तरह से कनेक्ट किया जाता है जिस तरह आप वायर के बीच में बल्ब ऐड करते हो, यानी कि वायर के बीच में न्यूट्रल फेज लगा करके बीच में बल्ब जल जाता है, उसी तरह इसका भी कनेक्शन होता है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है इसके अंदर। बस 3 फेज़ का अच्छे तरीके से ख्याल करेंगे और न्यूट्रल का सही से फिटिंग करेंगे, बस इतना ही काम होता है। ये 3 फेज़ का है पूरा सिस्टम। तो अब मैं आपको जैसे कि समझाता हूँ। यहाँ से इन्वर्टर का कनेक्ट हुआ और यहाँ पे इनपुट मेन मीटर का कनेक्शन होगा और यहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन है, ठीक है। बस इतना ही है, यानी कि मेन लाइन को इन्वर्टर से बस कनेक्ट करना होता है। ये देख सकते हैं ये डीसी इनपुट है, यानी इन्वर्टर में डीसी करंट इनपुट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे डीसी-डीबी बॉक्स के जरिए अंदर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सिंगल वाला डीसी-डीबी है, तो सिंगल वाले से आपको पता है थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हो गया है और सिंगल से सिंगल एमपीपीटी वर्क करेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाई वोल्टेज होकर के यहाँ पे सिंगल एमपीपीटी के अंदर जाएगा, बस इतना, डबल एमपीपीटी का यूज़ नहीं लिया जा रहा। तो अब आप देख सकते हैं पैनल का एक पॉजिटिव है और दूसरी तरफ का नेगेटिव दूसरे पैनल को पॉजिटिव में कनेक्ट किया जाता है, फिर एक एक करके सीरीज किया जाता है। अब सीरीज क्यों किया जाता है, जिससे वोल्टेज जो है इंक्रीज हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि वोल्टेज इंक्रीज करने से एम्पियर उतने ही रहते हैं। जैसे कि हमारे केस में यहाँ सिंगल एमपीपीटी चलाया जा रहा है,
तो यहाँ पे एक पैनल का 47 वोल्ट 47 वोल्ट है, तो मल्टीप्लाई 18 पैनल से करेंगे तो 846 वोल्टेज आउटपुट हमें मिलेगा। 846 वोल्टेज हमें आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी पैनल्स हैं ना सब सीरीज में हैं। तो सिंगल स्ट्रिंग बनता है, शुरू में एक पॉजिटिव वायर है और जितना भी ये लास्ट में जाकर के सीरीज होकर एक वायर बचता है वो नेगेटिव होता है। उन दोनों को सिंगल एमपीपीटी में ऐड करके रनिंग किया जाता है। यानी कि 10 किलोवाट को 2 वायर से कर दिया गया है, जिससे कॉस्ट कटिंग तो हो ही गई, मगर इससे जो छोटे मोटे नुकसान हैं वो भी मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अंत में हमें नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव 2 वायर देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली हमें 13 एम्पियर ही पैनल से मिलेंगे, मगर वोल्टेज जो है इंक्रीज रहेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इन दोनों के अंदर हाई वोल्टेज है, यानी पूरे पैनल का सीरीज होके आ रहा है। तो चलो इसका VOC चेक कर लेते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आएगा इस नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर कनेक्ट करने के बाद। तो मैं पॉजिटिव को लगाता हूँ, नेगेटिव को लगाता हूँ, तो देख सकते हैं 832 वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। यानी ओपन सर्किट वोल्टेज है, जब ये लोड पे आ जाएगा ना, लोड चलेगा तो उसमें 750 करीब वोल्टेज आ जाएंगे, 100 वोल्टेज डिक्रीज हो जाएंगे इसके अंदर से। ओके, तो एम्पियर सेम रहेंगे बट वोल्टेज बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर 5-5 किलोवाट के 2 स्ट्रिंग बन जाती है यहाँ पर, तो एक स्ट्रिंग में करीब 400 वोल्ट आते हैं और हमारा एमपीपीटी रेंज जो है वो करीब 160 वोल्ट का है। तो 2 एमपीपीटी यहाँ पे ऐड हो सकते थे, मगर कॉस्ट कटिंग के चक्कर में यहाँ पे DC-DB सिंगल वाली लगा दी गई है। ऐसा नहीं है सिस्टम में कोई ख़राबी है या फिर काम नहीं करेगा, काम करेगा। मैं इसके बारे में आपको आगे अभी डिटेल बताऊँगा कि आखिर यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हुई। चलिए, इन्वर्टर DC करंट से ऑन तो हो चुका है और आप देख सकते हैं अलार्म का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि अभी इसके अंदर ग्रिड कनेक्शन नहीं है, सिर्फ DC कनेक्शन है, तो नो ग्रिड इसमें दिखाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज और करंट वगैरह सब कुछ इसके अंदर शो होते हैं, पावर वगैरह सब कुछ शो होते हैं, लास्ट मंथ, दिस मंथ, पर डे कितना यूनिट्स वगैरह जनरेशन किया है पैनल्स वगैरह ने। ठीक है, ये तो सब कुछ डिटेल में बताएंगे आपको। कुछ सेटिंग्स है, इसकी सेटिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा सेटिंग वेटिंग करने के बाद आप इसको ऑन करोगे। लेकिन इसके अंदर मैं आपको डेट बता देता हूं, तो देख सकते हैं 24/11/2024 इसका इंस्टॉलेशन हुआ, मगर प्रोडक्शन कब हुआ इसका आपको आगे बताऊंगा मीटर वीटर लगने के बाद। चलो, पैनल की वायरिंग देख सकते हैं, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पे दोनों वायर जो सिंगल स्ट्रिंग है यहाँ से होते हुए हमारे DC-DB में जाके इन्वर्टर में जा रहे हैं। और AC-DB की बात करें तो AC-DB का मेन 3 फेज केबल को भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। देखो, सोलर से जो करंट आ रहा है वो DC-DB में जा रहा है, DC-DB से इन्वर्टर में जा रहा है और इन्वर्टर से आउटपुट होकर के हमारे AC-DB में जा रहा है, AC-DB से मीटर में जा रहा है। यहाँ तक का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ फाइनल है। वैसे आप फिटिंग देख के थोड़ा सा आप हंस सकते हो, क्योंकि फिटिंग इतनी ख़ास तरीके की नहीं है, कॉस्ट कटिंग की गई है यहाँ पर भी। तो चलो, यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट होने के बाद लास्ट में जो काम किया जाता है वो अर्थिंग का किया जाता है, और अर्थिंग बनती है 3। ठीक है, तीनों अर्थिंग यहाँ पे हम आपको बताएंगे कैसे बन रही है, उसमें क्या झोल हुआ है। तो अर्थिंग करने के लिए यहाँ पर आप पहले खड्डा करते हैं ज़मीन के अंदर। ठीक है, और ज़मीन के अंदर अप्रोक्स 5-6 फीट का गड्ढा करना ही पड़ता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा झोल हुआ है। मैं इस समय यहाँ पे था नहीं, पार्टी से कहा था कि आप वीडियो बनाएं, तो पार्टी ने मुझे वीडियो बना के भेजा है। ठीक है, क्योंकि पार्टी मेरे अंडर में थी, तो ऑब्वियसली जायज़ है पार्टी का मुझे पूछना कि ये सही है या नहीं। तो मैंने कहा भाई इसको ठीक करवाऊँगा मैं। और यहाँ पे करीबन 1 फीट का ही खड्डा किया जा रहा है। ऑब्वियसली आप मेरी अर्थिंग वाली वीडियो को जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रॉपर अच्छी अर्थिंग की जाती है भाई। चलो आगे देखते हैं। अभी मैं आपको पूरा सिस्टम समझाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जितना भी अर्थिंग का वायर आ रहा है वो ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, तो उसको देख के आपको हंसी आएगी भाई। आप हंसोगे कि ये कौन सा वायर है।
जैसे कि रिसेंट मेरी बात हुई अभी कुमार सौरभ भाई से, जो सोलर इंजीनियर हैं, तो उनको मैंने कुछ इमेजेस भेजी यहाँ की, तो उनको भी बहुत ज़्यादा हंसी आई कि भाई ये कौन सा तरीका है अर्थिंग करने का, ये बिल्कुल भी सूटेबल तरीका नहीं है। उनको भी हंसी आ रही थी और उन्होंने ये तक बोल दिया मुझे कि ये तो कोई नया टेक्नीशियन भी होता है ना, वो भी नहीं करता है। अब आप सोचो कि सोलर इंजीनियर्स भी अगर इस चीज़ को गलत बता रहे हैं तो ऑब्वियसली ये गलत ही है, मैं कहीं पे गलत नहीं हूँ यहाँ। तो ये देख सकते हैं अभी 1 फीट का खड्डा है और 1 फीट के खड्डे में डायरेक्टली ये मिट्टी के अंदर ठोक रहे हैं। देखो भाई, पूरा ठोक रहे हैं मिट्टी के अंदर। तो अब केमिकल कहाँ पे डालोगे भाई, अभी दिखाता हूँ मैं केमिकल कहाँ पे डाल रहे हैं। और ये देखो भाई, ये जीआई तार लगाया जा रहा है, इसके अंदर कोई भी स्क्रू नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, बस ये जीआई तार लगाया जा रहा है और बस हो गया काम। अब क्या इसके अंदर जंग आके ये कांटेक्ट ख़त्म नहीं होगा? इसका कांटेक्ट तो ख़त्म हो ही जाएगा, तो फिर अर्थिंग किस काम की? देखो ये 1 फीट का खड्डा है, इसमें रॉड को ठोक दिया है, बस इतना ही काम हुआ है। और ये वायर जो है हाथ से ही बांध दिया गया है, तो प्रॉपर अर्थिंग यहाँ पे नहीं की गई है। अर्थिंग प्रॉपर ना होने की वजह से इन्वर्टर कनेक्टिविटी अर्थिंग की सही नहीं रहेगी। डीसीडीबी, एसीडीबी और लाइटनिंग अरेस्टर, इन तीनों की अर्थिंग प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। और केमिकल बैग की बात करें तो एक केमिकल बैग से तीनों अर्थिंग कंप्लीट हो गई भाई। ये क्या, एक बैग से एक अर्थिंग होती है लेकिन तीनों अर्थिंग कंप्लीट, इसमें भी कॉस्ट कटिंग की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अब लाइटनिंग अरेस्टर पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ के मामले में। देखो अभी छोटा सा ये पतला सा वायर यहाँ पे लगा दिया गया है, अब अर्थिंग देखो कैसे लगेगी। तो ये देख सकते हैं लाइटनिंग अरेस्टर कुछ इस तरह से पैनल्स के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर सेटअप किया जाता है और ये पतला सा वायर लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे हैवी वायर लगाया जाता है। अब यहाँ पे अर्थिंग का जो कनेक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या गलती हुई यहाँ पर, पूरी अर्थिंग का अभी प्रोसेस दिखाता हूँ। देखो ये तो है एल लाइटनिंग अरेस्टर, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सिर्फ वायर ग्रीन कलर का, जो अर्थ है आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी अर्थिंग नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का वायर, मगर आगे चल के देखिएगा क्या होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको गलती दिखा देता हूँ सोलर टेक्नीशियन की, ये तो ख़ास तौर पे गलती मानी जाएगी। जैसे कि एसीडीबी और डीसीडीबी की अर्थिंग सिंगल कर दी गई, मतलब आपस में कनेक्ट कर दी। देखो ये एसीडीबी है, इसके अंदर भी और डीसीडीबी की अर्थिंग, एक अर्थिंग से दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। मैंने उनको कॉल करके स्ट्रिक्टली बोला कि भाई ये गलत तरीका है। देखो ये इन्वर्टर के अंदर भी डायरेक्टली आ रहा है, तो सारी अर्थिंग, मतलब नीचे तो 3 अर्थिंग है मगर 2 अर्थिंग आपस में शॉर्ट हो गई यहाँ पर, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। और फिटिंग भी आप खुद देख सकते हो कैसी है। ठीक है, तो पैसा जैसा लिया वैसा काम हुआ नहीं यहाँ पर। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो ये जीआई वायर है, इस जीआई वायर से पूरी अर्थिंग कर दी गई है। आप बताओ ये सेफ़ है? 100% सेफ़ नहीं है, मेरे ख्याल से पूरा सेफ़ है ही नहीं। ये बात मैं तो बोल रहा हूँ कि सही नहीं है, मगर सोलर इंजीनियर हमारे कुमार सौरभ भाई ये भी कह रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं है ये तरीका। अब देखो इस वायर में करंट नहीं आएगा कभी, जैसे इन्वर्टर में कोई फॉल्ट हो गया, इन्वर्टर लीकेज करंट कर रहा है और अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, तो इस वायर में करंट नहीं आएगा क्या? किसी बंदे को या यहाँ दीवार में अगर कोई टच कर देगा हाथ को तो यहाँ पे करंट नहीं आएगा? आएगा, 100% आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में लीकेजिंग करंट होता ही होता है। अर्थिंग प्रॉपर नहीं होगी तो करंट ही आएगा ना। देखो ये किस तरह से यहाँ पे काम किया गया है भाई, 2 पाइप के अंदर अलग आ रहा है, एक अलग से टेप लगा करके वायर आ रहा है। ये देख के यार बहुत ही अजीब लगा मेरे को, पार्टी का पैसा ऐसा लगा कि गलत जगह लग गया है। देखो ये किस तरह से जा रहा है यार। सोलर सिस्टम हम क्यों लगाते हैं 25-30 साल के लिए टिकाऊ, लेकिन यहाँ पे तो 1-2 साल के अंदर ही ये मिस्टेक कर देगा। और अगर लाइटनिंग हो गई तो पैनल्स तो डैमेज ही होंगे ना। ये चीज़ अब कौन समझाए उन लोगों को भाई। चलो यहाँ पे कुछ कमियाँ दिखा देते हैं अभी। तो यहाँ पे ये सिंगल डीसीडीबी है और ये इन्वर्टर तो ठीक है, लेकिन इसमें डबल एमपीपीटी सिस्टम है, तो यहाँ पे सिंगल एमपीपीटी का ही उपयोग लिया जा रहा है। मेरे ख्याल से दोनों एमपीपीटी का यूज़ लेते हैं तो बेस्ट होगा। हालांकि पावर तो उतना ही मिलेगा मगर बेस्ट रहता है। अब क्यों बेस्ट रहता है, इसमें क्या है कि डबल स्ट्रिंग बन जाती है, एक स्ट्रिंग काम करना छोड़ दे तो दूसरी स्ट्रिंग काम करना शुरू कर देती है। इस तरह से बहुत सारे एडवांटेज होते हैं इसके। तो ये डीसीडीबी का मुझे चेंजेस करवाना है, ठीक है, डीसीडीबी डबल वाला लगाना है
और ये ACDB तो ठीक है चलेगा, मगर DCDB चेंज करवाना ही पड़ेगा मुझे। और फिटिंग भी बिल्कुल अजीब किस्म की दिखाई दे रही है, तो इसको भी प्रॉपर फिटिंग करना होगा। अब आगे का प्रोसेस गवर्नमेंट का होगा, जैसे कि मीटर को चेंज करना। ये 3 फेज़ का मीटर है, इसको चेंज करके 3 फेज़ का ही लगेगा, मगर सोलर वाला लगेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी बिजली देना लेना दोनों बताएगा ये मीटर। तो देख सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीटर लग चुका है। अब इसके अंदर इंपोर्ट आपने कितना किया, एक्सपोर्ट कितना किया, उन दोनों का एवरेज बिल आपको प्रोवाइड होगा, कितना बचाया कितना खर्च किया, ठीक है। और ये होता है सोलर मीटर जो घर के अंदर लगता है। ये हमें बताएगा कि हम सोलर से रियली कितना बिजली बिल निकाले हैं, यानी कि निकालना यानी बिजली से हमें जो सोलर से मिला है वह पूरा इसमें बताएगा। तो हम यहाँ घर के अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे, और मैंने जो इसको इंस्टॉल करवाया है किस तरीके से करवाया है उसी तरीके से आपको भी करवाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि ये सोलर का 3 फेज़ वायर आ रहा है, ये मीटर में जाएगा, मीटर से आउटपुट होके हमारे इस चेंज ओवर में जाएगा। चेंज ओवर की मैंने किस तरह से वायरिंग की है इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखिएगा। तो देख सकते हैं, पहले हम यहाँ पे मीटर को टेस्ट कर लेते हैं। ये घर का मीटर है यानी सोलर मीटर है। तो यहाँ पे अभी लोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे हमें शो होता है। वोल्टेज रेंज भी यहाँ पे दिखाई जाती है, तीनों फेज़ की वोल्टेज कितनी आ रही है सब कुछ यहाँ पे शो करवाता है। अभी घर का लोड चल रहा है, सोलर अभी ऑन नहीं है, ठीक है, ये भी जानने की बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब कुछ दिखाएगा कि VA किलोवाट कितना चल रहा है, एम्पियर्स कितना ले रहा है, सब कुछ यहाँ पे शो करवाएगा। जैसे कि ये है इनपुट 3.3 यूनिट इनका इनपुट में हुआ, ये है एक्सपोर्ट 1.4 यूनिट। ये टेस्टिंग होके आया अभी मीटर, तो सोलर का अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पैनल को, फिर दिखाते हैं। सो गाइस हम आ गए हैं सोलर सिस्टम को ऑन करने के लिए। फिर हम आपको प्रोडक्शन दिखाएंगे कितना वाट वगैरह जनरेशन कर रहा है सोलर सिस्टम। तो अपने हाथों से मैं स्टार्ट करूंगा। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरह से स्टार्ट किया जाता है सोलर पैनल्स। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हम इन्वर्टर के पास चलते हैं, और इन्वर्टर के पास चलने के बाद देखते हैं कैसे ऑन होता है। देखो हम ACDB को ऑन करेंगे, ACDB की MCB को ऑन करेंगे, क्योंकि 3 फेज़ लाइन आ चुकी है। तो ACDB को हम ऑन करेंगे, ओके, और अच्छे तरीके से वापस इसको टाइट कर देंगे। फिर DCDB को ऑन करेंगे। ऑब्वियसली आप DCDB को भी ऑन कर सकते हैं, ACDB को भी ऑन कर सकते हैं। ये इन्वर्टर सिंक्रोनाइजिंग इन्वर्टर है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर होता है। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं DCDB है, तो DCDB के अंदर वोल्टेज वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद वापस इसको क्लोज कर देंगे। अब हमारा जो इन्वर्टर है इसको ऑन करेंगे। इसके अंदर एक नीचे स्विच होता है ऑन ऑफ, तो घुमाएंगे तो हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाता है। ये ऑन तो हो गया है, मगर अभी बिजली बनाना शुरू नहीं किया है, क्योंकि ये पूरा स्कैन करता है सिस्टम को, यानी कि वोल्टेज वगैरह जो इनपुट के जो जितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सॉफ्ट रनिंग है या नहीं। तो स्टेटस वेटिंग बताता है हमें यहाँ पर। और यहाँ पे अभी दिखा रहा है हमें 27/12/2024 को हम इसको ऑन कर रहे हैं, यानी कि न्यू ईयर से करीब 1-2 दिन पहले हमने इसको ऑन कर दिया था। तो यहाँ पे अभी पावर 0 दिखा रहा है, स्टेटस वेटिंग दिखा रहा है। ये देखो ग्रीन सिग्नल आ गया, स्टेटस जनरेशन ऑन हो गया, और सॉफ्ट रनिंग हो रही है। और अभी हमारा पैनल्स जो बना रहे हैं वो 1230 वाट बना रहे हैं। टाइम भी आप देख सकते हैं इसके अंदर बता रहा है इतने बजे जनरेशन ऑन हुआ है, और 1200 वाट हमें एनर्जी दे रहा है। यानी कि ये सूरज डूबते समय तक ये धीरे धीरे कम होता रहेगा और एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाएगी, ठीक है। और इन्वर्टर तो ऑन ही रहता है परमानेंटली जब तक लाइट ना जाए, ठीक है। और पार्टी को भी मैंने सब कुछ समझा दिया कि कैसे काम करता है पूरा सोलर सिस्टम। तो दोस्तों हम आ गए हैं नेक्स्ट डे 28 तारीख है, और आप देख सकते हैं 7330 वाट जनरेशन कर रहा है 3 बजे के दौरान, ठीक है, 3-4 बजे के दौरान। तो अब यहाँ पर वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं कि कितने वोल्टेज हमारे पैनल बना रहे हैं। तो यहाँ पे
DC1 वोल्टेज की बात करें तो 730 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और DC1 MPPT का बात करें तो 10 एम्पेयर बना रहे हैं। DC1 का मतलब यही होता है कि एक MPPT यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा MPPT है यानी DC2, उसमें तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो ये कनेक्शन करेंगे तब इसके अंदर डाटा शो होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि 2 MPPT यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा तो सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे RYB तीनों फेज़ का भी वोल्टेज दिखाता है, और तीनों फेज़ में कितना एनर्जी डिलीवर किया जा रहा है, यहाँ से कितना बिजली आउटपुट किया जा रहा है, तो इसमें भी यहाँ पे शो कर रहा है। और ये 7000 यानी 7 किलोवाट का अभी जनरेशन चल रहा है, ठीक है। वोल्टेज वगैरह सब कुछ इसके अंदर शो करवाता है, हर चीज़ इसके अंदर आपको डिटेल के साथ में दिखाया जाता है, और फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ। और किलोवाट की बात करें तो हमने जब से ऑन किया है 1-2 दिन के अंदर 18 यूनिट हमें देखने को मिल रहा है, यानी 18 किलोवाट हमें प्रोडक्शन दे दिया है इस सोलर सिस्टम ने। यानी कि कल हमने ऑन किया था और आज भी हमने सारा दिन देखेंगे कितना यूनिट प्रोवाइड हमें होता है। टुडे यस्टरडे सारा डाटा आपको दिखाएगा, दिस मंथ लास्ट मंथ ये भी आपको डाटा दिखाएगा, कंप्लीटली आपको सब कुछ शो करवाएगा ये इन्वर्टर। तो इन्वर्टर तो इस तरह से काम करेगा। अब मीटर की भी जांच कर लेते कैसे काम करेगा मीटर। ये मीटर लगा हुआ है घर के अंदर, इसको बोलते हैं सोलर मीटर। ये नेट मीटर नहीं है, सोलर मीटर है। इसके अंदर जितना सोलर एनर्जी देगा वह पूरा काउंट इसके अंदर होगा। तो चलिए देखते हैं कि कितना वाट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अभी 2 यूनिट निकले हुए हैं, और यहाँ पे इसके अंदर भी आपको वाट वगैरह फ्रीक्वेंसी वगैरह हर चीज़ आपको शो करवाएगा ये पूरा मीटर, वोल्टेज वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली सोलर पैनल का जो सारा सिस्टम है, जैसे 800 वाट अभी दिखा रहा है, तो 800 वाट अभी एनर्जी सोलर पैनल से आ रही है, तो इसके अंदर हमें शो हो रहा है कि 800 वाट पैनल से आ रही है। तो अब हम कनेक्शन वगैरह दिखाते हैं। देखो यहाँ पर ये है हमारा चेंजवर के अंदर 3 फेज़ है, तो 3 फेज़ के अंदर जितना एम्पियर घर के अंदर चल रहा है उतना ही सोलर से और मीटर से रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा मीटर है, ये सरकारी मीटर है, तो ये नेट मीटर इसको बोलते हैं। नेट मीटर मतलब सोलर का और बिजली का नेट बिल निकालना। जैसे कि ये है इनपुट 44.8 यूनिट हमने खर्च कर दिए हैं बिजली विभाग से। अब एक्सपोर्ट 1.7 यूनिट हमने बिजली विभाग से बचा लिया है, मतलब बिजली से हमने लिया नहीं है, 1.7 सोलर का है, और इसका नेट बिल निकलता है 43.1 यूनिट। यानी कि इन दोनों को मिलाकर के जो यूनिट निकलता है वही आपका ओरिजिनल बिल होता है। और आगे मैं अभी आपको 25 दिन का डाटा दिखाऊंगा कि कितना बिजली बचा और कितना खर्च हुआ, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। चलो बात करते हैं अब हम DCDB की। जो DCDB के अंदर सिंगल इन सिंगल आउट है, 1 इन 1 आउट है, तो इससे क्या दिक्कत होगी। जैसे कि इन्वर्टर के अंदर एप्लीकेबल है 10 किलोवाट के अंदर की 2 स्ट्रिंग लगा सकते हैं डबल MPPT यूज़ लेने के लिए। तो ये नियम अनुसार तो देखा जाए तो गलत हो गया, ठीक है। वैसे कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाना सही है 2 MPPT। अब ये क्यों कह रहा हूँ मैं सही है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। जैसे कि ये DCDB है सिंगल वाला है, इससे कॉस्ट कटिंग तो हो गई, इससे बच गया पैसा उनका, ठीक है। लेकिन हमारे तो नुकसान हो गया ना। अब हमारे नुकसान देखते हैं क्या होता है। जैसे कि ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है अभी, ठीक है। अभी 10 किलोवाट के अंदर एप्लीकेबल होता है कि अब डबल स्ट्रिंग लगा सकते हैं, ओके। और मगर अगर आप 5 किलोवाट के लगा रहे हैं तो उसमें सिंगल स्ट्रिंग चलता है, नो प्रॉब्लम, उसमें सिंगल ही स्ट्रिंग होता है। देखो ये जितने भी पैनल है, सारे पैनल एक साथ सभी को सीरीज कर दिया गया है। सभी को सीरीज करने से वोल्टेज हाई हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं वोल्टेज। ओबियसली हाई वोल्टेज MPPT के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया होता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज MPPT को मिलता है उतना ही बढ़िया परफॉर्म करता है, क्योंकि वो हाई वोल्टेज को एम्पियर में कन्वर्ट करके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करता है। इसके बारे में कभी हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से पूरे 18 पैनल जितने भी हैं सबको सीरीज करके इसमें से 2 वायर निकाल दिए जाते हैं, जिससे नेगेटिव और एक पॉजिटिव अंत में बचता है, और ये दोनों DCDB के अंदर जाते हैं 2 वायर, सिर्फ 2 वायर, ठीक है। इनपुट होते हैं, थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन है फ्यूज़, बस और कुछ नहीं है। फिर आउटपुट होके इन्वर्टर में जाते हैं, बस इतना ही काम है। लेकिन सिंगल स्ट्रिंग से क्या दिक्कत है, चलिए देखते हैं। सिंगल स्ट्रिंग में ये है कि यदि एक पैनल ख़राब हो जाए या एक पैनल का कोई प्रॉब्लम आ जाए
या फिर एक पैनल की वायरिंग में दिक्कत आ जाए, जैसे कि मैं अभी इसको ढक रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, तो पूरा सिस्टम यानी 10 किलोवाट सिस्टम पूरा बंद हो जाता है। जैसे एक पैनल के ऊपर बहुत सारे कबूतर आ गए तब भी ये पूरा सिस्टम बंद होगा। बंद मतलब प्रोडक्शन में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। अब इसको डबल एमपीपीटी बनाने के लिए यानी डबल स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या करें, यानी इधर का साइड अलग स्ट्रिंग में होगा और एक साइड अलग स्ट्रिंग में होगा, तो सिर्फ एक वायर का कमाल होगा। जैसे कि यहाँ से ये वायर सीरीज होके इस पैनल में आ रहा है, तो इन दोनों में से 2 वायर निकलेंगे और 2 वायर निकल के हमारे सीधा डीसी-डीबी बॉक्स में आएंगे। लेकिन ये डीसी-डीबी बॉक्स डबल वाला होगा, यानी कि 2 इन 2 आउट वाला होगा और एमसीबी वाला होगा। एमसीबी वाला थोड़ा बेस्ट होता है। और जब 2 इन 2 आउट होगा तो यहाँ पर एमपीपीटी एक और काम करना शुरू कर देगा, यानी 2 एमपीपीटी हो जाएंगे और 2 स्ट्रिंग बन जाएंगे, यानी कि 5-5 किलोवाट के 2 स्ट्रिंग। तो एक 5 किलोवाट के पैनल स्ट्रिंग में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो एक स्ट्रिंग काम करेगी, यानी कि 5 किलोवाट परमानेंट काम करता रहेगा। इससे क्या होगा कि आप कभी कस्टमर केयर नंबर से फ़ोन करके किसी इंजीनियर को बुलाते हो तो तब तक दूसरा स्ट्रिंग काम करता रहेगा, बिजली बनाता तो रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कितना पावर जनरेशन कर रहा है हमारा सोलर पैनल और कितना कर चुका है, यानी कि कितनी बिजली बना चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो डीसी डीबी का जितना भी डीसी करंट है वगैरह है, वोल्टेज है, सब दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है। अब यहाँ पे एनर्जी में दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं 1080 यूनिट अप्रोक्स 1080 यूनिट प्रोवाइड हो चुका है हमको। और 1 डे का भी दिखाऊंगा, पर डे कितना यूनिट हमें देखने को मिल रहा है। देखो यस्टरडे में 49 यूनिट हमें देखने को मिल रहा है। ओके, यानी कि ये पैनल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, यानी कि 48 यूनिट 1 डे के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। यानी अप्रोक्स गर्मी के अंदर 55-60 के अप्रोक्स 55 यूनिट तो आपको दिखा ही देगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। सोलर पैनल वगैरह सब कुछ बढ़िया कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मगर दिक्कत अर्थिंग वगैरह में है और डीसी-डीबी का जो कॉस्ट कटिंग और वायरिंग है उनमें दिक्कत है बस, और किसी में दिक्कत कुछ भी नहीं है। बाकी अभी रुको, मैंने क्या किया था इस पूरे मुद्दे को लेकर के तो मैं आपको आगे अभी समझाऊंगा, बताऊंगा भी। ठीक है, तो ये है हमारा सोलर मीटर 1057 यूनिट बना चुका है और जो वायरिंग की हुई है वो डायरेक्ट मीटर की जो लाइन है हमारी बाहर से आ रही है उसके अंदर ही कनेक्ट कर दिया गया है सोलर का, जिससे आप चेंज ओवर को ऑफ रखेंगे तब भी सोलर काम करता रहे। मतलब घर के अंदर की लाइट बंद कर देंगे तब भी काम करेगा। देखो 1057 यूनिट हमें प्रोवाइड हो चुके हैं। तो ये पूरा डाटा था, ये अंदर का डाटा है, यानी कि घर के अंदर का, यानी घरेलू जो मीटर होता है घर के अंदर लगा हुआ। अब जैसे कि हम नेट मीटर के अंदर जाते हैं, बाहर वाले मीटर में, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही शो करवाता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बात करेंगे कि कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, कितना मतलब बिजली जमा किया या फिर कितना खर्च हुआ इनका बिजली। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक की बात करें, देखो वोल्टेज वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। देखो 610 यूनिट इन्होंने गवर्नमेंट से लिया, यानी इंपोर्ट किया। ठीक है, और अब आगे चलते हैं तो 775 यूनिट इन्होंने एक्सपोर्ट किया जो कि सोलर से आया। अब आप कहेंगे कम क्यों आया, इसका मैं आपको रीज़न बाद में बताऊंगा। और अब ये गवर्नमेंट से जो मांगते हैं वो 165 यूनिट मांगते हैं, उल्टा मांगते हैं, माइनस है। ठीक है, तो ये पूरा आंकड़ा होता है और इसी को हम नेट बिल बोलते हैं और यही आपके घर तक आता है। तो आ जाए हम पार्टी के घर और हम पता करेंगे कि ये जो सोलर पैनल हमने लगाया है कितना बिजली दे रहा है और कितना बढ़िया इनको लगा, कितना बेस्ट लगा। अभी पूछते हैं सवाल। आमिर भाई बताइए, कितना अच्छा आपको ये प्लांट लगा और कितनी बिजली बचा रहा है एक दिन में? एक दिन के अंदर ये प्लांट बचा रहा है 45 से 50 यूनिट अच्छा, बना रहा है। और करीबन 25 दिन हो गए ये जो पूरा प्रोजेक्ट लगा हुआ है उसको, तो करीबन 1100 यूनिट इसने बनाए हैं अभी तक बनाए 1100 वो भी सर्दी के मौसम में। सर्दी के मौसम में। सेविंग कितनी कर लिया आपने? शेविंग करीबन हो गई 250 से 250। 200 यूनिट आपने बचा लिए। हाँ जी। मतलब ये प्लस में चल रहे हैं। बिजली विभाग से ये पैसा मांगते हैं उल्टा, मतलब बिजली विभाग को पैसा नहीं दे रहे, उल्टा ये मांगते हैं अभी 200 यूनिट के आसपास। तो अच्छा लगा आपको ये प्लांट, कैसा बहुत लगा? अच्छा प्रोजेक्ट है, हर घर में लगना चाहिए क्योंकि अभी बिजली बहुत महंगी होती जा रही है, तो इसलिए ये सोलर प्लांट ही लगाए। एक बार का खर्चा है इसमें, वो भी किस्तों में मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, किस्तों में मिल जाएगा। ये बात है।
तो मतलब हमारी पार्टी को तो पसंद आ गया काम। अगर आपको भी लगाना हो कभी तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो जुनैद भाई बताइए, ये प्लांट आपको कैसा लगा? प्लांट बहुत अच्छा लगा है, और प्लांट लगाने के बाद इतना सुकून है बिजली के अंदर, बहुत ज़्यादा बिजली बच तो रही है ना? बिजली बच रही है। 40-45 यूनिट रोज निकल रहे हैं। 45 यूनिट निकल रहे हैं। हाँ। वो भी सर्दी के मौसम में। सर्दी के मौसम में। तो मतलब मौसम आपको खराब में भी बहुत अच्छे निकले हैं। मतलब गर्मी के अंदर तो बहुत ज़्यादा बिजली का बिल बचेगा आपका। अभी बिजली का बिल आया थोड़ी है? अभी एक बार तो आ गया, अभी इसका कब आएगा? अभी इतना दे रहा है 45-50। अब वो तो गर्मी में देखेंगे कितना यूनिट आपको मिलेगा। वैसे 45-40 तक तो मिल रहा है आपको आराम से, बढ़िया एकदम शानदार है। पार्टी को ये काम बहुत ही अच्छा लगा, पसंद आया इनको। और आगे कभी लगाना हो तो हमसे संपर्क करना। ओके। और काम कैसा लगा ये बताओ? काम बहुत अच्छा लगा, एक नंबर। चलिए ठीक है। दोस्तों माजरा ये है कि जो पार्टी है ये मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर दी है, क्योंकि मैंने इनके घर में बहुत बिजली फिटिंग का काम कंप्लीट कर दिया था। और इनका जो बिजली फिटिंग का काम करने के बाद इनका मुझ पे और ज़्यादा ट्रस्ट हो गया था। तो ट्रस्ट के बिना पर मुझे अभी रिसेंट मुझे कहा कि सोलर पैनल लगाना है हमारे घर पे। तो मैंने कहा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो वहाँ जाके साइड सर्वे किया, मतलब मुझे पता था कैसा काम है वहाँ पर। 3 फेस का वर्क किया हुआ था तो कोई दिक्कत ज़्यादा आई नहीं वहाँ पर। तो क्या हुआ कि वहाँ पर गया, मैं सब कुछ डिटेल बताया आमिर सोहेल भाई को, और उनको मैंने कहा कि इतने यूनिट ऐसे वैसे, कौन सा सोलर सिस्टम सही रहता है, ऑन ग्रिड सही रहता है, ऑफ ग्रिड सही रहता है, ये सब कुछ मैंने उनको डिटेल के अंदर बताया। हालांकि लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। डिटेल के अंदर उनको मैंने बताया तो वो कन्विंस हो गए, और उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मुझे काम दे दिया कि आप हमारे घर पे आप ही सोलर पैनल लगाओगे। तो मैंने कहा भाई लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास क्या है कि मैं लगाने के लिए एकदम रेडी था, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक हमारे भाई साहब है, कोई आस पड़ोस में मेरी पर्सनल मुलाकात है उनसे, तो उन्होंने मुझे आज के करीब साल, 1.5 साल, 2 साल से मेरे पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि यार काम दिलाओ, काम दिलाओ, काम दिलाओ, मेरे काम कर लो, काम दिलाओ, ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि चलो आज मौका मिल ही गया तो उन्हीं से ही काम करवा लेते हैं। क्योंकि देखो कोई बंदा कह रहा है कि मुझे काम दिलाओ, काम दिलाओ, क्योंकि वो सोलर की छोटी मोटी काम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कंपनी वंपनी लेके नहीं बैठे हैं। हाँ, उनको काम देते हैं और वो आगे काम देते हैं और लेके आते हैं। थर्ड पार्टी है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी वर्क किया हुआ था। तो मैंने ट्रस्ट के बिना पर, ट्रस्ट के हिसाब से मैंने उनको काम दिया कि चलो भाई एक बार आजमा ही लेते हैं कैसे हैं बंदे, तो अगर अच्छा करेंगे तो आगे भी हम उनको काम देंगे। मगर मेरे साथ तो छोटा मोटा धोखा हो गया है था, ठीक है, बताता हूँ मैं कैसे। जैसे कि काम कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट होने के बाद सारा सब कुछ हुआ। मैंने उनको कहा कि हमें सोलर पैनल लगाना है 10 किलोवाट का। उनका कॉस्टिंग वोस्टिंग जो भी है वीडियो में नहीं बता सकता, कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ होने के बाद उन्होंने कहा चलो लगा देंगे। मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला था कि मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, मेरी पार्टी है, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, मैं चाहूँगा जैसा काम होगा। उन्होंने कमिटमेंट कर दिया, भाई हो जाएगा, आप कहेंगे वैसा ही काम होगा। तो फिर काफ़ी तो लेट भी कर दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा लेट कर दिया भाई, बहुत ज़्यादा लेट। ऐसे हो गया कि पैनल आने में काफ़ी समय लग गया। पैनल आने के बाद इंस्टॉलेशन भी 15-20 दिन लग गए भाई। इंस्टॉलेशन 1-2 दिन का काम था, लेकिन 15-20 दिन लग गए। इंजीनियर आ रहा है, इंजीनियर आ रहा है, इंजीनियर आ रहा है, फिर होगा, फिर होगा। तो मैं समझ गया था वहाँ पे, थोड़ा सा झोल समझ गया था कि ये कुछ छोटा मोटा कॉस्ट कटिंग वाला काम है। वैसे माल जब आया था ना, तब भी मैं समझ गया था कि अर्थिंग का एक ही कट्टा था, एक कट्टे से पूरा अर्थिंग होगा, मुझे यकीन हो गया था उसी टाइम पर। और बाकी जो सामान थे बढ़िया थे, परफेक्ट थे, ऐसा नहीं है कि गलत है। बाकी टप्पे के अंदर जो कार्टून होता है उसके अंदर पैकिंग थे तो समझ में नहीं आता ज़्यादातर। फिर इंस्टॉलर आए और इंस्टॉल किया सोलर पैनल। पहले वो ज़मीन के ऊपर स्ट्रक्चर वगैरह बिछाए, तो स्ट्रक्चर के नीचे वो प्लेट्स जो है वेल्डिंग कर रहे थे। मुझे वहाँ पे भी थोड़ा सा अजीब ही लगा, फीलिंग हुआ, क्योंकि उस तरीके से बहुत ही कम आज के टाइम किया जाता है, बहुत ही कम किया जाता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, कोई वो मसला नहीं है। क्योंकि अगर हमारे ज़मीन पे आरसीसी है तो आरसीसी के ऊपर बढ़िया फास्टनर कस देना तो कोई कहीं नहीं जाने वाला। और आप फाउंडेशन बनाते हैं ना वो, तब तो कहीं हिलने वाला भी नहीं है। तो वो प्लेट भी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ कंप्लीट हुआ, पैनल्स वगैरह सब कुछ लग गए। पैनल्स लगने के बाद असली झोल शुरू होता है।
पैनल लगने के बाद जब वायरिंग होती है तो वहाँ पे झोल होता है। मैंने उनको कहा कि हमारे जो सीढ़ियों का एरिया होता है ना, सीढ़ियों के एरिया के पास में जो सीढ़ियाँ होती है वहाँ पे जगह होती है ना, छोटी सी गली, वहाँ पे मैंने कहा था यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना है, बारिश से भी बचेगा, धूप से बचेगा और पार्टी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैनल के नीचे। तो उन्होंने क्या कहा पता है, उन्होंने कहा यार बहुत लंबी वायर लग जाएगी, यहाँ से वहाँ तक जाएगी। मुझे समझा रहे हैं कि डीसी के अंदर आपको पता है लंबा डीसी ज़्यादा दूर होता है तो वोल्टेज की कमी आ जाती है। भाई साहब 30 फीट कोई ज़्यादा दूर होता है सोलर पैनल में, और हाई वोल्टेज किसी वायर के अंदर जाता है ना तो बहुत माइनर वोल्टेज ड्रॉप होता है, माइनर, ठीक है। जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन होती है 11K वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइन, उसमें कितना पतला वायर होता है, वो इतनी दूर से आता है, उसमें तो नहीं होता है ये स्विच। तो देखो भाई जितना ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज होगा, क्योंकि पैनल्स होते हैं सीरीज होने के बाद जब वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है तो पावर लॉस होने का चांस बनेगा ही नहीं, ठीक है। 4 mm से लेके 6 mm से लेके 10 mm तक सोलर पैनल में वायर लगता है, तो थोड़ा बढ़ा दो, क्या दिक्कत है। लेकिन पार्टी जहाँ मांग रही है वहाँ पर तो लगाओ। तो थोड़ी सी बहस हुई, मैंने पार्टी से भी कहा ये देखो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लगा दें, तो उससे क्या पता चला कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग वाला मामला है, वहाँ पे वायरिंग बचाने का पूरा सेटअप किया जा रहा है। तो उन्होंने पैनल के नीचे ही टेक दिया इन्वर्टर सेटअप को। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, टेक दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वहाँ ले जाने में पाइप लगेगा, झिरी कटेगी, बहुत सारे लफड़े होंगे ना, इसलिए चलो मैंने भी मान गया कि चलो भाई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा वायर ही बचे। अब वायर बचने के बाद भी 10 किलोवाट के पैनल को सिंगल स्ट्रिंग बना दिया गया। सिंगल स्ट्रिंग बना करके थोड़े से वायर लगा के डीसीडीबी में आ गए। अब सिंगल स्ट्रिंग क्यों लगाया भाई, डबल स्ट्रिंग होनी चाहिए 10 किलोवाट के अंदर। हालांकि सिंगल स्ट्रिंग चलेगा, परफेक्ट वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल स्ट्रिंग भी काम करेगा, क्योंकि इन्वर्टर का जो वोल्टेज रेंज है ना वो करीबन 1000 वोल्टेज तक की है। तो 1000 वोल्टेज तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर, ठीक है ना। तो 850 वोट 750-800 वोट तो हम वोल्टेज जो है हमारे पैनल निकाल ही रहे हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन डबल स्ट्रिंग से आपको मैंने अभी वीडियो के अंदर बेनिफिट बताया कि भाई डबल स्ट्रिंग का फ़ायदा यही होता है कि मान के चलिए 5 किलोवाट पैनल के अंदर अगर ख़राब हो जाए, यानी कि 5 किलोवाट का स्ट्रिंग अलग है, 5 किलोवाट का स्ट्रिंग अलग है, एक स्ट्रिंग का फॉल्ट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, कनेक्टर ही जल गया होगा, हट गया होगा, तो 5 किलोवाट तो सेफ रहेगा, 5 किलोवाट तो रनिंग करता रहेगा। फिर हम कंपनी वालों को बुलाएंगे, उनको कहेंगे आइए हमारा काम नहीं कर रहा है, बिजली बिल प्रोडक्शन कम आ रहा है, फिर हम बुलाएंगे, फिर वो टेक्नीशियन आएगा, तब तक हमारा 5 किलोवाट तो रनिंग करेगा ना। तो इसलिए मैं उनको कह रहा था कि 5 किलोवाट के 2 स्ट्रिंग बनाओ। उन्होंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, हो जाएगा, क्या दिक्कत है। इससे क्या हो रहा था, इनकी वायरिंग का जो झोल है वो बच रहा था, मतलब वायरिंग में कॉस्ट कटिंग हो रही थी, पैसा काफ़ी ज़्यादा बच गया। दूसरी बात, अगर डबल स्ट्रिंग लेके आएंगे तो डबल कनेक्टर लगेंगे तो डबल डीसीडीबी लगेगा, और डीसीडीबी के अंदर भी क्या है जोल, एक फ्यूज़ लगा हुआ है, खाली फ्यूज़। और एसपीडी तो आपको पता है होता ही है, खाली फ्यूज़ लगा है और आगे कनेक्टर लगा हुआ है बस। इसमें एक एमसीबी आती है, डीसी एमसीबी, वो भी लगना ज़रूरी है भाई, वो भी ज़रूरी है, ऐसा तो है नहीं। तो बढ़िया टेक्नोलॉजी वाला डीसीडीबी लगा हुआ, वो तो लोकल टाइप का डीसीडीबी था। इसलिए मैंने उनको कहा कि डीसीडीबी भी मुझे नया चाहिए भाई, सेकंड, मतलब दूसरा 2 इन 2 आउट वाला मुझे डीसीडीबी बॉक्स चाहिए तो चाहिए। मैंने उनको बोल दिया था भाई साफ़ सुथरी भाषा में, ठीक है। तो डीसीडीबी लग गया भाई, छोटा सा 10 किलोवाट में इतना सा डीसीडीबी और इतना 10 किलोवाट का सिस्टम है भाई। हाई वोल्टेज की बात करूँ तो अगर डीसीडीबी में थोड़ी सी फायरिंग हुई तो पूरा डीसीडीबी जल जाएगा, ठीक है ना। हाई वोल्टेज का यही होता है, मतलब डीसी अगर हाई वोल्टेज होता है तो उन दोनों को तार को भिड़ाते हैं ना, तो वो फायरिंग होती है ना, वो हाई वोल्टेज की वजह से होती है, डीसी वोल्टेज की वजह से। समझ रहे हो, यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे वायरिंग का झोल हो गया। फिर अंत में क्या काम होता है आपको पता है, अर्थिंग वाला। अब अर्थिंग में क्या झोल हुआ, पतला सा एक वायर लगा दिया। अब पतले से वायर से क्या होगा, जब लाइटनिंग अरेस्टर लगेगा, लाइटनिंग अरेस्टर जब हम लगाते हैं उसको पतले वायर से अर्थ करते हैं, ग्राउंड करते हैं। जब कभी आसमान की बिजली जब स्ट्राइक करेगी हमारी छत पे, सोलर पैनल पे स्ट्राइक करेगी, तो लाइटनिंग अरेस्टर के ऊपर स्ट्राइक करेगी, तो क्या होगा, जब हमारा वो तार है, वो पतला सा तार है, वो झेल पाएगा उस लाइटिंग अरेस्टर को? बिल्कुल नहीं झेल पाएगा, क्योंकि हमारी आसमानी बिजली के अंदर भाई साहब बहुत ही ज़्यादा एम्पियर होते हैं,
करोड़ों एम्पियर होते हैं, तो इतना सा पतला वायर झेलेगा? उसको नहीं झेल पाएगा। इसलिए लाइटनिंग अरेस्टर में हेवी पत्ती वाली अर्थिंग होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि डीसीडीबी एसीडीबी के अंदर भी हेवी पत्ती वाली करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नॉर्मल वायर वाली भी चलेगी, लेकिन इंसुलेटेड वायर वाली तो होनी चाहिए भाई। इंसुलेटेड वायरिंग नहीं रहेगी, कल को अर्थिंग फेल होगी, क्योंकि फेल अर्थिंग है ही वो, इतनी अच्छी अर्थिंग तो की नहीं उसने, तो फेल अर्थिंग है, कल को फेल हो गई तो उस पतले से वायर में करंट नहीं आ जाएगा, ओपन वायर है वो यार अजीब है। तो सब कुछ यहाँ पे सारा कुछ हुआ। तो अर्थिंग का भी मैंने उनको कहा भाई अर्थिंग का पूरा सिस्टम फेल है, चेंज करना पड़ेगा। मैंने कुमार सौरभ भाई से बात की तो उन्होंने भी यही बोला कि गलत है, अर्थिंग किसी काम की नहीं है अर्थिंग, ठीक है। और एक केमिकल के कट्टे से 3 अर्थिंग बना दी गई, आधे आधे 1-1 फीट का कट्टा करके। अब बताओ भाई पूरी कॉस्ट कटिंग है या नहीं? हाँ, पैनल वर्क कर रहा है, 40-50 यूनिट पर डे निकाल रहा है, निकालेगा और हमेशा निकालेगा। अब कितने साल निकालेगा ये कौन कह सकता है। अब दूसरी बात, यदि इन्वर्टर में फॉल्ट हो गया तो अर्थिंग की वजह से सेफ हो जाता है इन्वर्टर। अगर अर्थिंग फॉल्ट हो गई, ठीक है, और इन्वर्टर में 3 फेज़ का 2 फेज़ डबल फेज़ कुछ आ गया तो अर्थिंग फेलियर का चांस बनेगा, तो इन्वर्टर में प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। डीसीडीबी एसीडीबी इनमें प्रॉब्लम आएगी, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर करंट फैलेगा, बहुत सारी मतलब डिसएडवांटेज हैं। अगर प्रॉपर आप अर्थिंग नहीं बनाओगे तो डिसएडवांटेज ही हैं। इस तरह के झोल से बचिए भाई। तो यहाँ पे ये पूरा चक्कर चला, फिर मैंने उनको कह दिया भाई आपको करना है ढंग से काम तो करो। अब मैं उनको काम दिलाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इतना मैंने फ़र्स्ट टाइम उन पे ट्रस्ट किया और फर्स्ट टाइम में मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। तो इसलिए मैं अच्छा काम दिखाना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जो पार्टी मुझ पे ट्रस्ट करती है ना, तो मैं चाहता हूँ उनको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करूँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ प्रोवाइड करूँ। ऐसा थोड़ी है कि जाए मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो मैं बस चलो ऐसे ही चलेगा, चलने दो, हो जाएगा काम, चल रही है गाड़ी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आदत सुधारें, आप सही रहें, काम अच्छा करें तो और ज़्यादा काम मिलेंगे। बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से काम करें। प्रोफेशनल कैसे होगा या आप देख लीजिए वीडियो के अंदर, मैं आपको बताऊंगा कभी, या फिर मेरे से आओ सीखो, मैं बताता हूँ प्रोफेशनल काम कैसे होता है। अजीब है भाई। तो ये बात थी भाई, और उनसे मैंने स्ट्रिक्टली बोला कि अर्थिंग वाला वायर मुझे चाहिए, एसीडीबी मुझे, डीसीडीबी मुझे चाहिए, डबल स्ट्रिंग मुझे चाहिए, बस ये 3-4 चीज़ें मुझे कवर करके वापस से दो। और फाउंडेशन की कहा तो फाउंडेशन हमारे अंदर है ही नहीं, फाउंडेशन भी उनके अंदर ही होता है, तो फाउंडेशन भी पार्टी लेके आए, पार्टी खुद करवाए, ऐसा थोड़ी होता है। सोलर पैनल का काम किया है तो फाइनल ए से जेड तक पार्टी का काम करके देना पड़ेगा। ये मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। तो ये था, ये ऑफलाइन स्कैम है भाई, मेरे साथ ऑफलाइन स्कैम हुआ है, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन में तो मैं डायरेक्टली कंपनी को बुला देता, लेकिन ट्रस्ट, एक ट्रस्ट होता है ना, किसी भाई से मुलाकात हुई होती है, वो कहता है मुझे काम दिलाओ, तो ये वन टाइम ट्रस्ट करना पड़ता है अपन को भाई। तो मैं उनका पूरा जो सिस्टम है एकदम प्रॉपरली सही करूँगा। और मैंने उनको कहा था कि मुझे तार वगैरह सब कुछ ला के दे दो, मैं खुद ही कर दूँगा, ये भी मैंने उनको बोला, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है ना। करीबन हो गए होंगे 5-4 महीने हो गए होंगे, 3-4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए अप्रॉक्स, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो जब वो सोलर सिस्टम प्रॉब्लम करेगा ना, तब मैं उनको कहूँगा ये चीज़। उम्मीद है आपको हमारी ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई। भाई सोलर पैनल लगा रहे हो तो एकदम परफेक्शनल, एकदम परफेक्ट और अच्छा आदमी देख के लगाओ। ऐसा नहीं है कि हाँ ये सोलर लगा रहा है तो बस आगे लगा दिए फ्री, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम परफेक्टली, एकदम सही तरीके का काम होना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो सही से समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय।